नमस्कार दोस्तों। नौकरी घर में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैं इस नौकरी घर के प्लेटफॉर्म पर आप सबको इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कराऊंगा। तो अध्ययन कराने से पहले हम यह जान लें कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ सिलेबस के कुछ चैप्टर्स लिखे हैं जो कि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो हम बारी बारी से एक बार उनको देख लेते हैं कि उनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का इंट्रोडक्शन, परिचय। तो उसमें हम जानेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, समावेशी विकास क्या होता है, यह सब हम जानेंगे। फिर दूसरे चैप्टर में हम आएंगे इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, जिसको आम बोलचाल की भाषा में महंगाई भी बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि किसी देश में महंगाई कैसे बढ़ती है, कैसे कितने प्रकार की महंगाई होती है। उसके बाद हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति बेसिकली वह चीज़ होती है जो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक बनाती हैं। तो केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीतियां बनाती हैं जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सके और किसी देश में तरलता यानी लिक्विडिटी को सुनिश्चित किया जा सके। ये सब हम मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे। फिर बैंकिंग सिस्टम आता है, बैंकिंग व्यवस्था। तो हम देखेंगे कि भारत में बैंकों का विकास कैसे हुआ, कब हुआ और अभी वर्तमान स्थिति बैंकों की क्या है भारत में। उसके बाद हम मनी मार्केट में आएंगे, मुद्रा बाजार। तो मुद्रा बाजार में हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है। ये सब आपने काफ़ी न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में सुनते होंगे। तो ये सब हम जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। ये सब हम मुद्रा बाजार में यानी मनी मार्केट में पढ़ेंगे। उसके बाद नेशनल इनकम आता है यानी राष्ट्रीय आय। एक देश की राष्ट्रीय आय कैसे कैलकुलेट की जा सकती है और जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ये सब हम। तो जो अगला चैप्टर है वो है इन्वेस्टमेंट मॉडल, निवेश मॉडल। तो भारत में कितने प्रकार के निवेश मॉडल हैं, इसका अध्ययन हम करेंगे इस चैप्टर में। अगला चैप्टर है इंडस्ट्रीज यानी उद्योग। तो अभी तक आज़ादी से लेकर अभी तक जितनी भी औद्योगिक नीतियाँ रही हैं, क्या क्या उद्योग हैं भारत में, इन सभी का संपूर्ण अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। और उसके बाद हम आएंगे एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो कि भारत का एक आर्थिक मॉडल था। वो जब लागू हुआ तथा उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। फिर अगला चैप्टर हमारा आ जाता है बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, जो कि बजट आपको पता है हर साल आता है। उसके बारे में भी हम जानेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में भी जानेंगे, कैसे आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है, क्या क्या उसमें होता है, ये सब हम इसमें जानेंगे। और लास्ट चैप्टर है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में भी हम जानेंगे, इसमें पशुपालन भी आ जाता है। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा इकोनॉमिक्स का। तो जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन, यानी हम इसमें परिचय जानेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का और अर्थशास्त्र का परिचय जानेंगे। सबसे पहले एक कन्फ्यूजन रहती है, अधिकांश लोगों को यह नहीं पता होता है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर होता है। तो वो क्या करते हैं, इकोनॉमी की जगह इकोनॉमिक्स बोलते हैं या इकोनॉमिक्स की जगह इकोनॉमी बोलते हैं। हालांकि ये दोनों चीज़ें, दोनों टर्म यानी इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस भी होता है। तो हम एक छोटा सा, चूँकि हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है जानना, लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे डिफरेंस क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स जो होता है, इकोनॉमिक्स, इसको हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं। और इकोनॉमी होता है अर्थव्यवस्था। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी बेसिकली एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ये अर्थशास्त्र हैं। शास्त्र मतलब जो संपूर्ण अध्ययन हो,
अर्थव्यवस्था इसका ही एक छोटा टर्म है, या हम साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की ही एक विषय वस्तु है। तो ये डिफरेंस हम बस जानेंगे, इससे ज़्यादा हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम कुछ परिचय पढ़ रहे हैं, तो कुछ और भी इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है, और उस ग्रीक वर्ड का नाम है ओइकोनोमिया। ये ग्रीक वर्ड से ही इकोनॉमिक्स बना है। ये ओइकोनोमिया, इसको हम दो भागों में तोड़ते हैं। तो इसका हो जाएगा ओई कोस और नोमोस। अब ये ओइकोस और नोमोस का मतलब क्या है यह भी हम जानेंगे। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब गृह से कर सकते हैं, घर से मतलब। और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। तो जैसा कि इसके नाम से ही हम इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं या सोच सकते हैं कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट यानी एक घर का प्रबंधन। यहाँ इसका तात्पर्य यह है कि हम जैसे अपने सीमित संसाधनों से या सीमित संसाधनों को रखकर अपने घर का मैनेजमेंट करते हैं, अपने घर की व्यवस्था चलाते हैं, वही इकोनॉमिक्स पे भी लागू होता है। किस प्रकार हम अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग करके एक देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। फिर आशा करता हूं ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन हम, ये तो साधारण डेफिनेशन हम बता रहे हैं, इसकी एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है या जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग और उनके वितरण का अध्ययन करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा विषय जो वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग और उनके वितरण का अध्ययन करता है। उत्पादन, उपभोग, वितरण से क्या तात्पर्य है हमारा, ये जाने हम। एक देश में कई सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है, कई सेवाओं का उत्पादन होता है, और किस प्रकार उनका वितरण होता है आम जनता के बीच में, ये जो सारी व्यवस्था चलती है, उन सब का अध्ययन हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। इसका सिंपल सा तात्पर्य यह है। अब जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमिक्स जो होती है वो दो भागों में बांटी गई है। तो एक नॉर्वे के अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है रैगनार फ्रिस्क। ये एक नॉर्वे के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा। और वो जो दो भाग थे वो थे एक माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। और दूसरा जो प्रकार है वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो रैगनार फ्रिस्क ने, जो नॉर्वे के एक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1969 में। ये क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम में
1969 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। इकोनॉमिक्स के लिए। अच्छा, एक चीज यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिलता है उसको बोलते क्या हैं और वो कहां से स्टार्ट हुआ, तो वो भी हम जान लेते हैं। तो जो स्वीडन एक देश है, वहां की केंद्रीय बैंक का नाम है स्वरिजिस रिक्स बैंक। तो ये स्वीडन की केंद्रीय बैंक का नाम है। चूंकि ये बहुत ही पुरानी बैंक थी, तो जब इस बैंक का 300 साल पूरा हो चुका था, तो उसी के उपलक्ष्य में इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज की घोषणा की गई थी। और उस नोबेल प्राइज को हम लोग बोलते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए जो दिया जाता है उसको हम बोलते हैं सेवरिज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। तो जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है उसको इस नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये तो हो गई इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बातें। अब हम, जो कि इनको बांटा गया था दो भागों में, माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। जिसको हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र से मतलब हमारा यह होता है, हम बहुत माइक्रो मतलब आप जानते हैं सूक्ष्म, यह भी एक ग्रीक वर्ड है, माइक्रो भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बहुत सूक्ष्म। तो यहां से इसके शब्दों से पता चल रहा है कि किसी छोटी व्यवस्था, सूक्ष्म व्यवस्था का अध्ययन करना। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम उन इशू की बात करते हैं, उन मुद्दों की बात करते हैं जो किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्तिगत या किसी कंपनी या एक छोटी मोटी मार्केट को इफेक्ट करते हैं। यानी जो एक छोटे स्तर पे जब अध्ययन किया जाता है इकोनॉमिक्स का, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो जैसे जो व्यक्तिगत मुद्दों से व्यक्तिगत मुद्दे होते हैं या किसी कंपनी के मुद्दे, या किसी मार्केट के मुद्दे, जो छोटे मोटे मुद्दे होते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, तो यह भी एक ग्रीक वर्ड है मैक्रो, जिसका अर्थ है बड़ा। माइक्रो भी एक ग्रीक वर्ड था जिसका अर्थ है छोटा या सूक्ष्म, मैक्रो का अर्थ है बड़ा। तो यानी अब हम जो अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र का, वो बड़े स्तर पे करेंगे, यानी किसी एक नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी का अध्ययन करना, ये सब हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। किसी देश की नेशनल इनकम क्या है, निवेश कैसा हो रहा है, वहाँ की मुद्रास्फीति में क्या
चल रहा है, ये सब हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाता है। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स ही आधार होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे मुद्दे ही मिलके मैक्रो इकोनॉमिक्स का निर्माण करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है। फिर आगे हम अध्ययन आर्थिक विकास। तो ये दोनों टर्म काफी महत्वपूर्ण है, इनके बारे में भी हम जानेंगे। पहला है आर्थिक समृद्धि, और जो दूसरा टर्म है वो है आर्थिक विकास। अच्छा, समृद्धि का तात्पर्य है समृद्धि। समृद्धि जो कि एक मात्रात्मक टर्म है। मात्रात्मक को इंग्लिश में हम क्वांटिटेटिव बोल सकते हैं। मात्रात्मक का मतलब यहाँ पे क्या है? मात्रात्मक का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे किसी देश की जीडीपी में वृद्धि हो जाना, जीडीपी में वृद्धि हो जाना, जीडीपी ऊपर चली गई तो यानी हमारी आर्थिक समृद्धि हो गई। लेकिन क्या आर्थिक विकास है ये? समृद्धि क्या विकास को जन्म देती है? बिल्कुल देती है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि जब समृद्धि होगी तभी विकास हो। अच्छा, आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास एक गुणात्मक टर्म है। गुणात्मक को इंग्लिश में क्वालिटेटिव बोला जाता है। अब यहां विकास का क्या मतलब है? देखिए, एक होता है विकास और एक होता है परिवर्तन। तो परिवर्तन यानी चेंज। परिवर्तन का और विकास में यह अंतर होता है कि परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। यानी अगर जीडीपी हमारी 100 रुपए है, तो अगर जीडीपी में परिवर्तन नकारात्मक भी हो सकता है। नकारात्मक मतलब जीडीपी हमारी कम हो जाए, 90 रुपए हो जाए, और सकारात्मक परिवर्तन मतलब जीडीपी हमारी बढ़ जाए। तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। अगर हम विकास की बात करेंगे तो विकास हमेशा एक ही तरफ जाता है, वह हमेशा एक ही तरफ जाएगा, यानी सकारात्मक की तरफ। अगर हम जीडीपी में विकास बोलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जीडीपी कम हो गई, इसका मतलब ये होता है कि हमारी जीडीपी में बढ़ा हुआ, यानी हमारी जीडीपी बढ़ी। तो विकास हमेशा सकारात्मक की तरफ जाता है। तो यहाँ पे हम आर्थिक विकास जान रहे हैं। तो आर्थिक विकास का मतलब क्या होगा? अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारी आर्थिक समृद्धि हो चुकी है। आर्थिक समृद्धि हो चुकी है जब यह समृद्धि देश के हर आदमी, प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंच जाए, यानी इसका वितरण। जैसे हमारी जीडीपी बढ़ी, हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी, तो हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति की राष्ट्रीय आय या प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़े, तब यह विकास है। यह नहीं कि हमारी जीडीपी बढ़ गई और आय हमारी वही की वही है, तो यह विकास नहीं होगा। तो जब हमारी भी आय बढ़ जाए, देश के प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़ जाए, या देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास इसका वितरण पहुंच जाए, तो अब हमारा आर्थिक विकास होता है। देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचना। तो आशा करता हूं ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या होता है। अब हम अपना अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी समावेशी विकास क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है यह समावेशी विकास। आप अक्सर न्यूज़पेपर में या टीवी चैनलों में सुनते होंगे। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है?
समावेशी विकास, हिंदी में इसको समावेशी विकास बोलते हैं। अच्छा, विकास का अर्थ हमने आपको समझा दिया है पहले, विकास जो हमेशा सकारात्मक दिशा में हो। अब इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। समावेशी विकास का मतलब होता है सबसे पहले तो सबका विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑल। और दूसरा होता है चौतरफा विकास, चौतरफा विकास। अच्छा, सबका विकास से हमारा क्या तात्पर्य है और चौतरफा विकास क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये सब समावेशी विकास में ही आएगा। सबका विकास से हमारा तात्पर्य है कि समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति भी विकास, समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति के पास भी विकास पहुंचे, जिसको हम अंत्योदय भी बोलते हैं। तात्पर्य यह है कि जब हमारा विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, तो वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंच जाए, तो इसका मतलब हो गया कि सबका विकास हो गया। तो एक महान सामाजिक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने एक पंक्ति कही थी। उन्होंने कहा था कि एक समाज उतना ही मजबूत होता है जितना कि उसके सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई है। उन्होंने कहा, तो जॉन रॉल्स ने अपने सामाजिक सिद्धांत में एक कथन कहा था कि एक जंजीर उतनी ही सशक्त हो सकती है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी। इसका तात्पर्य यह है कि समाज का जो सबसे कमजोर व्यक्ति है, जो सबसे गया गुजरा आदमी है, वह जितना मजबूत होगा, समाज उतना ही मजबूत होगा। अच्छा, जंजीर उतनी ही सशक्त हो सकती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी का मतलब ये समझिए कि जब हम जंजीर लेते हैं तो जंजीर वहीं से टूटती है जहां उसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है। तो यानी अगर हमारी सबसे कमजोर कड़ी सबसे ज़्यादा मजबूत होगी या मजबूत होगी तो जंजीर उतनी ही सशक्त हो सकती है। तो वहीं से अंत्योदय का जो है विचार आया कि समाज का जो सबसे निचला दबा कुचला व्यक्ति है वो सशक्त होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि सबका विकास आपको समझ में आया होगा। और इसी का जो दूसरा भाग है यानी चौतरफा विकास, समावेशी विकास का। चौतरफा विकास से मतलब हमारा ये है कि व्यक्ति आर्थिक विकास कर रहा है, सामाजिक विकास कर रहा है, न्यायिक विकास हो रहा है, तो ये सब चौतरफा विकास आते हैं। जैसे कि अगर हमने आर्थिक विकास कर लिया तो ये सिर्फ विकास का एक भाग है। अगर हमें चौतरफा विकास करना है तो उसमें हमारा सामाजिक विकास होना चाहिए, हमारा आर्थिक विकास होना चाहिए, हमारा न्यायिक विकास होना चाहिए, साथ ही साथ सामाजिक विकास, सॉरी, राजनीतिक विकास। यानी जब ये चारों विकास होते हैं, एक साथ होते हैं, तो ये चौतरफा विकास कहलाता है। तो समावेशी विकास का मतलब होता है सबका विकास, यानी समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति का विकास, और चौतरफा विकास यानी उसका सामाजिक विकास भी हो, उसका आर्थिक विकास भी हो, उसका न्यायिक विकास भी हो, उसका राजनीतिक विकास भी हो। ये सब मिला के समावेशी विकास का निर्माण करते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब आगे वाले चैप्टर में या आगे वाली क्लास में हम मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।